हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो डियर ऑल स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो आइए देखते हैं आज हम लोग करंट अफेयर्स में जो है कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसके साथ एक चीज और है, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डियर ऑल स्टूडेंट काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आइए देखते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पहला है रिकमेंडेशन ऑफ H.N. नागमोहन दास कमिटी ऑन इंटरनल रिजर्वेशन। इंटरनल रिजर्वेशन पर क्या रिकमेंडेशन रहा है H.N. नागमोहन जी का, नागमोहन दास कमिटी का, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। दूसरा न्यूज है यहाँ पर, मालदोवा ज्वाइंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस में मालदोवा ने क्या किया है, या मोल्डोवा, इसका बेसिकली मोल्दोवा नाम है। तो मोल्दोवा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या किया है, ज्वाइन किया है। उसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे क्या है आपको, टॉप 10 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन 2025, यानी 2025 में लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब ये हो गया जो सबसे कम क्या है यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज हैं 2025 में कौन से हैं। तो इस पर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए बच्चों यहाँ पर देखते हैं जो हमारा पहला न्यूज है कि रिकमेंडेशन ऑफ H.N. नागमोहन दास कमिटी ऑन इंटरनल रिजर्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे रिकमेंडेशन ऑफ, वन सेकेंड। So here you can see recommendations of H.N. Nagmohan Das Committee on Internal Reservation. Internal Reservation पर क्या रिकमेंडेशन रहा इस कमिटी का और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जाननी है इससे संदर्भित। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है जो कि इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखेंगे, जस्टिस रिटायर्ड H.N. नागमोहन दास कमिटी हैज सबमिटेड इट्स मच अवेटेड रिपोर्ट ऑन internal reservation among scheduled caste in Karnataka, okay, aimed at ensuring equitable distribution of reservation benefits within the SC category. So यहाँ क्या हम देखेंगे यहाँ पर कि न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त हैं, इनका नाम है H.N. नागमोहन दास जी। तो समिति ने कर्नाटक में अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण पर अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसका उद्देश्य क्या है, SC वर्ग के भीतर आरक्षण लाभों के समान वितरण को सुनिश्चित करना है। देखिए है क्या यहाँ पर कि ये जो कमिटी बनी, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर H.N. नागमोहन दास कमिटी, तो मेनली क्या इस कमिटी का लक्ष्य क्या था, यानी ये जो जांच समिति बनी, तो इस समिति का क्या जो है पर्पस क्या था यहाँ पर। तो समिति जो है SC वर्ग में, यानी कि जो SC जो कैटेगरीज हैं उनके जो है भीतर आरक्षण का लाभ जो है, या फिर ये कह सकते हैं कि रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसका होना चाहिए, या इक्विटेबल इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इस मुद्दे पर था यहाँ पर। अच्छा, इसके पहले एक चीज और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस तरीके का, जैसे अगर SC वर्ग में ही हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे उसको उनको क्लासिफाइड किया गया क्योंकि वहां पर भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो ऐसा बिहार में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वहां पे भी क्या किया गया, इसको क्लासिफाइड किया गया है अलग से। तो ये आपको यहाँ पर जो है ये बेसिकली इससे संदर्भित है। दूसरा यहाँ पर देखिए, क्लासिफिकेशन विद इन SC कम्युनिटीज इन कर्नाटका। So basically there are 101 scheduled caste in Karnataka which are broadly divided into the following groups। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि कर्नाटक में 101 अनुसूचित जातियां हैं जो मोटे तौर पर निम्नलिखित समूहों में क्या है, विभाजित हैं। तो पहला यहाँ हम क्या देखेंगे, राइटिस्ट कम्युनिटीज के बारे में देखेंगे, जैसे कि होलेया, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर लेफ्टिस्ट कम्युनिटीज जैसे कि मडिगा, और अपार्ट फ्रॉम दिस अदर स्मॉलर सब ग्रुप्स ऑल्सो एग्जिस्ट। यानी इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो कई अन्य छोटे उप समूह भी क्या है, मौजूद है यहाँ पर। हिस्टोरिकली द बेनिफिट्स ऑफ SC रिजर्वेशन 15% हैव बीन डोमिनेटेड बाय सर्टेन सब कास्टेस लीडिंग टू डिमांड्स फॉर इंटरनल रिजर्वेशन विद SC टू इंश्योर सोशल जस्टिस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विशेषकर अगर बात की जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ऐतिहासिक रूप से, यानी कि हिस्टोरिकली हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि जो अनुसूचित जाति आरक्षण के लाभों पर कुछ उपजातियों का प्रभुत्व रहा है यहाँ पर, और जिसके कारण जो सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं, सामाजिक न्याय, ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी क्या हो जाता है कि अनुसूचित जाति के भीतर आंतरिक आरक्षण की मांग उठने लगी है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ऑलरेडी हम लोग देख सकते हैं कि कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी SC कैटेगरीज में भी क्या किया गया है, कैटेगराइजेशन किया गया है, जैसे कि दलित, महादलित आप देखेंगे यहाँ पर,
बिहार में आपको ये बिहार जो है इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो आप देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कर्नाटका में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अनुसूचित जातियों की लगभग 101 जातियां हैं यहाँ पर जो है और उसमें हम क्या देख रहे हैं कि उसमें भी क्या है यहाँ पर जैसे अलग अलग क्या है उसमें समुदाय हैं, जैसे कि दक्षिणपंथी जो है समुदाय हो गए, लेफ्टिस्ट यहाँ पर कम्युनिटीज हो गए, उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे क्या है उप समूह ग्रुप भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रहा है कि इसका जो बेनिफिट्स है जो एससी रिजर्वेशन का वो जो है कुछ सर्टेन सब कास्टेस तक ही क्या हो पा रहा है, उनको उसका लाभ मिल पा रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, तो हमें इस पे ध्यान देना होगा कि भाई यहाँ पे क्या हो, संसाधनों का समान रूप से वितरण होना चाहिए सभी के मध्य। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये ही जो है आपने देखा है यहाँ पर जब हम बात करें कि ये जो कमिटी बनी है ना, तो इस कमिटी के जब हम पर्पस के बारे में बात करें तो HN नागमोहन दास जो कमिटी बनी है इसमें मेनली यही है कि एससी कैटेगरीज के बीच आंतरिक आरक्षण यानी इंटरनल रिजर्वेशन पर जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसका जो पर्पस है वो पर्पस है कि एससी वर्ग के भीतर आरक्षण लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना। इट मींस कि इक्वल जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स अमंग और विद इन द एससी कैटेगरी। तो ये इसी से संबंधित है और आपने अभी यहाँ पर देखा कि हम लोग, तो अब आते हैं यहाँ पर कि इस कमिटी के की रिकमेंडेशन क्या रहे, है ना। तो की रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी क्या है यहाँ पर, सो सब डिवाइड एससी कोटा इनटू द इंटरनल कैटेगरीज टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्वेशन मोर फेयरली, यानी आरक्षण को अधिक निष्पक्ष रूप से वितरित करने के लिए अनुसूचित जाति कोटे को आंतरिक श्रेणियों में विभाजित करें। ठीक है, फोकस क्या है यहाँ पर, फोकस ऑन हिस्टोरिकल इनजस्टिस, पॉवर्टी, लेवल ऑफ एजुकेशन एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट जॉब्स अमंग डिफरेंट एससी ग्रुप्स। ठीक है ना, यानी विभिन्न अनुसूचित जाति समूहों के बीच में ऐतिहासिक अन्याय, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर कि जो क्या रहा है आपको हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो रहा है, यानी जिसका एक हिस्ट्री रहा हुआ हो कि इनके बीच में इनको किसी तरह का न्याय नहीं मिल पाया है, इनके साथ क्या है जो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इनजस्टिस जो है वो यहाँ पर रहा हो, और गरीबी, शिक्षा के स्तर और सरकारी नौकरी तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करें। डेटा ड्रिवन अप्रोच टू क्लासिफाई सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डेप्रिवेशन। तो यहाँ पर वंचना के स्तर पर कहा जा रहा है कि उप समूहों को वर्गीकृत करने के लिए डेटा आधारित क्या होना चाहिए, दृष्टिकोण रखने की जरूरत है। तो देखिए जो भी हमारे पास डेटाज है हम उस डेटा का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट। अब यहाँ पर देखेंगे कि रेलेवेंस ऑफ द रिपोर्ट, यानी अगर हम बात करें तो आखिरकार इस रिपोर्ट की का क्या महत्व है ना, ये रिपोर्ट जो अभी सौंपी गई है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा और क्या ये क्यों ये रेलेवेंस है। सो बेसिकली इट प्रोमोट्स इक्वालिटी विद इन द एससीज व्हाइल इंश्योरिंग दैट मार्जिनलाइज्ड सबकास्टेड विद एससीज आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड। अनुसूचित जातियों के भीतर समानता को ये बढ़ावा देता है, साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जातियों के भीतर हाशिए पर पड़ी उपजातियां पीछे न छूट जाएं। ठीक है, compliance with judicial directions based on previous Supreme Court decisions allowing internal classification within SCs। ठीक है ना, यानी न्यायिक निर्देशों का अनुपालन किया जाए जिसमें कि अनुसूचित जातियों के भीतर आंतरिक वर्गीकरण की अनुमति देने वाले सर्वोच्च न्यायालय के पिछले निर्णयों पर आधारित, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ईवी चनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह में निरस्त है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें कहा गया है कि भाई जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि जो भी अनुसूचित जातियां हैं उनके भीतर समानता को हमें क्या करना है, हमें जो इंश्योर करना है कि यहाँ पर इक्वालिटीज होना चाहिए अमंग एससीज। ठीक है, और अनुसूचित जातियों के भीतर जो हाशिए पर यानी उनमें जो मार्जिनलाइज्ड हैं वो पीछे ना छूट जाए, उनको ध्यान में रखना है। कंप्लायंस विद जुडिशियल डायरेक्शन, यानी जो बेस्ड ऑन प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस जो रहे हैं, तो अलाउइंग इंटरनल क्लासिफिकेशन विद इन एससीज ऑफ आंध्र प्रदेश रिपील्ड इन स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जो है दविंदर सिंह। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि इनको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। एंड अब आते हैं यहाँ पर कि जो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी के बारे में बात करें, सो लाइकली टू अफेक्ट इलेक्टोरल डायनेमिक्स स्पेशली इन साउदर्न स्टेट्स विद द कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन। तो राजनीतिक संवेदनशीलता के बारे में अगर देखा जाए कि इस पर ये क्या इंपैक्ट पड़ सकता है,
तो चुनावी गतिशीलता को ये प्रभावित करने की संभावना विशेष रूप से जाति आधारित लामबंदी वाले दक्षिणी राज्यों में। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बारे में देखेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन विल रिक्वायर लेजिस्लेटिव एक्शन पॉसिबली और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इफ चैलेंज्ड, यानी यहां हम क्या देखेंगे कि इसके कार्यान्वयन के लिए विधायी कार्रवाई की आवश्यकता होगी, और यदि चुनौती दी जाती है तो संभवतः संवैधानिक संशोधन की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहां पर यह कहा गया कि ये इस तरह के हमारे सामने क्या है, चैलेंजेस आ सकते हैं। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो ये जो आपने देखा यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का क्या है, अपना इसने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, और उन रिकमेंडेशन का क्या अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कि अगर हम क्लासिफिकेशंस करते हैं ऐसी कैटेगरीज में, ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, बेनिफिट मिल सके, उनको भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, तो इसके कंटेक्स्ट में ये रिपोर्ट जो है इसका अपना महत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। हम अपने अगले न्यूज पर चलेंगे। अगला न्यूज क्या है यहाँ पर, यहाँ देखिए, मोल्दोवा ज्वाइंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मोल्दोवा ने ज्वाइन किया है क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। अब सवाल उठता है कि क्या है भाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, तो आइए देखते हैं। मोल्दोवा हैज रिसेंटली ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बिकमिंग इट्स 107th मेंबर। यानी मोल्दोवा जो है इसने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में ये शामिल हुआ है, और ये 107वां सदस्य क्या हो चुका है, बन चुका है। This announcement was made by India's Ministry of External Affairs after Moldovan ambassador Anna Taban handed over the instrument of ratification in New Delhi. यह घोषणा भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा किया गया, जिसमें मोल्दोवन राजदूत एना ताबान द्वारा नई दिल्ली में अनुसमर्थन पत्र क्या किया गया है, सौंपा गया है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जो अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, तो क्या है ये और ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ ध्यान रखिएगा ये इनिशिएटिव लिया ही गया था किसके द्वारा, भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से। सो हियर यू कैन सी व्हाट इज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज अ global coalition launched by India and France in 2015 during the United Nations Climate Change Conference COP21 held in Paris. ठीक है, it aims to promote the use of solar energy and develop clean, affordable and reliable energy ecosystem. ओके तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन हम जब देखेंगे यहाँ पर, तो ये एक वैश्विक गठबंधन है जिसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने 2015 में पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन के दौरान की थी, जिसको हम लोग COP21 बोलते हैं, और उसी दौरान इसे क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, स्वच्छ, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा प्रणालियों का विकास करना है। देखिए सोलर अलायंस का मतलब ही हो गया कि नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हम कहाँ बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि जीरो कार्बन की तरफ। हम ग्रीन हाउस जो गैस है उसको कम से कम करने की बात करते हैं। तो जहां भी अगर हम इफ वी आर अडॉप्टिंग लार्ज नंबर ऑफ लाइक सोलर पैनल्स, लाइक हम सोलर सिस्टम का जितना ज्यादा यूज करेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी खास तौर पे हम क्या देखेंगे, जो कि स्पेशली अगर बात किया जाए तो क्या कहते हैं रिसोर्सेज पे, जो कि संसाधनों पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हम क्या देखेंगे यहाँ पे, तो ये बेसिकली ये इनिशिएटिव भारत और फ्रांस के द्वारा लिया गया था COP21 की मीटिंग के दौरान। और इनफैक्ट अगर इंडिया के बारे में बात किया जाए, सो व्हाट वी कैन सी कि हमने सोलर अलायंस में अपने आप को क्या किया कि स्टैब्लिश, धीरे धीरे हम और स्टैब्लिश होते जा रहे हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे, इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि गुजरात के कुछ गांव जो है वो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं कि यानी इंडिया के फर्स्ट जो है कंप्लीटली सोलर बेस्ड विलेज बन चुके हैं। हमारे कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से सोलर बेस्ड की तरफ हम उसको ले जा रहे हैं। सो बेसिकली आवर विजन इज टू मूविंग फॉरवर्ड। हम आगे बढ़ रहे हैं कहाँ पर, सोलर एनर्जी को जितना ज्यादा से ज्यादा हम अडॉप्ट करें ये हमारे लिए उतना ही क्या है, अच्छा है। तो आइए इसमें देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें। हाँ जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी। भाई सीधी सी बात है, अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ये किस बात को बढ़ावा देता है कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी किस में हो,
सौर ऊर्जा पर हम ज्यादा जो है उसको ये करें। रिड्यूस टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल कॉस्ट, क्योंकि अगर हम इफ वी आर डिपेंडेंट मोर ऑन सोलर एनर्जी इट मींस कि हमारा कॉस्ट कटिंग भी होगा और हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो तकनीकी और वित्तीय लागत ये क्या करेगा, कम करेगा। स्ट्रेथन कलेक्टिव एक्शंस थ्रू पॉलिसी सपोर्ट एंड शेयर्ड स्टैंडर्ड्स, नीति समर्थन और साझा मानकों के माध्यम से सामूहिक कार्रवाई को ये क्या करेगा, मजबूत करेगा। इंक्रीज द ग्लोबल शेयर ऑफ क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा की वैश्विक हिस्सेदारी इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो अभी हमने आपसे क्या कहा कि हमारे पास क्या एजेंडा है, तो हमारे पास जो मेन एजेंडा है या जो आप कह सकते हैं यहाँ पे, तो मेन एजेंडा मेनली क्या है हमारा कि हमें क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है, ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं। तो हम क्लीन एनर्जी की तरफ बात करते हैं व्हेन, तो सोलर एनर्जी उसमें क्या है, सबसे टॉप पर आएगा कि भाई सबसे बेस्ट उपाय यही है कि वी हैव टू गो फॉरवर्ड, स्पेशली लाइक सोलर जो है, हम एनर्जी का जितना ज्यादा यूज करेंगे दैट्स मोर जो है वो अफोर्डेबल भी है, और वो हम सभी के लिए स्पेशली फॉर आवर द you can say for the sake of sustainable development this is also very fruitful to all of us। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या है, मिशन है, और भारत इसमें अग्रणी है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया इज, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि एक तरह से बहुत अच्छा इसमें हमेशा भूमिका यहाँ रहा है। आते हैं यहाँ पर, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है बच्चों यहाँ पर टॉप 10 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन 2025। 2025 के सबसे कम विकसित जो देश हैं उनके लिस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि ये बेसिकली कौन जो है क्लासिफाइड करता है, तो ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना। इसके द्वारा हम क्या देख रहे हैं कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यानी कम विकसित जिसको हम कहेंगे। तो और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें कि जब हम एलडीसी का स्टेटस के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम कौन से पैरामीटर्स पे इसको काउंट करते हैं कि हाँ भाई ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आता है। तो यहाँ ये इस पे हम लोग थोड़ा सा इस पे हम चर्चा करना चाहेंगे कि क्या क्या इसमें जो है इंक्लूड होता है स्पेशली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में। आइए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इन शॉर्ट हम लोग इसको क्या कहेंगे, कम विकसित जो देश हैं वो हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि एज पर द यूनाइटेड नेशंस, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना। अब यूनाइटेड नेशंस के थ्रू अगर हम देखें तो लीस्ट डेवलप कंट्रीज का क्या मामला है, क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम है वो सबसे लो होना चाहिए। तो इसके पैरामीटर्स क्या है यहाँ पर, ग्रॉस नेशनल इनकम, ये क्या होना चाहिए, बहुत लो होना चाहिए, जीएनआई, ठीक है ना। ये हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर जब हम बात करते हैं सॉरी जीएनआई के बारे में, ये सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, लो ह्यूमन एसेट इंडेक्स होना चाहिए यानी पुअर हेल्थ, लो एसेट्स ह्यूमन इंडेक्स। अब इसके बारे में अगर जब हम बात करेंगे कि एसेट्स ह्यूमन इंडेक्स के बारे में, जिसको HAI भी कह सकते हैं यहाँ पे, तो अब उसमें क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं पुअर हेल्थ यानी कि हेल्थ अच्छा नहीं हो यहाँ पर। अच्छा, एजुकेशन तक आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। बेसिक सर्विसेज, एजुकेशन नहीं हो, बेसिक सर्विसेज नहीं हो यहाँ पर, ये सारी चीजें नहीं होंगी यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर नहीं होंगी। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पे इकोनॉमी और समथिंग, यहाँ देख लीजिएगा इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, ये क्या हो, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो,
ठीक है ना। सबसे ज्यादा एक तरह से हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो इन्वायरमेंट यानी हाई इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल जो वल्नरेबिलिटी है वो इंडेक्स हाई रिस्क पर होना चाहिए। इकोनॉमिक चेंजेस और इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स ये यहाँ पर होने चाहिए ज्यादा। सो बेसिकली दीज आर द पैरामीटर्स, यहाँ एक बार देख लीजिएगा। सो ये है पैरामीटर्स रिगार्डिंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के संदर्भ में कि भाई लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यानी कम विकसित देशों में क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे पैरामीटर्स ग्रॉस नेशनल इनकम सबसे कम होना चाहिए। जो लो एसेट्स यानी ह्यूमन, इसके बारे में अगर देखा जाए यहाँ पे ह्यूमन एसेट्स इंडेक्स जिसमें कि बेसिक हमारे जो सर्विसेज हैं जैसे कि लाइक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, तो ये सब क्या हो, ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में हो तो यहाँ पर इसको हम काउंट करेंगे। दूसरा यहाँ पर आर्थिकी और इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव में दोनों ही कंडीशन में ये वल्नरेबल हो, यानी इकोनॉमी भी इनकी बहुत अच्छी नहीं हो और इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में भी यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डिजास्टर्स वगैरह लगातार जो है या उस तरह से यहाँ पर बने रहे हों। तो ये है पैरामीटर्स लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का, तो एज पर द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर कि जो डेटाज जो सामने आया है इसमें ये देखेंगे कि इसमें कौन जो है सबसे टॉप पर है। तो सो विथ एन इनकम पर पर्सन ऑफ ओनली अबाउट $380, अब जस्ट इमेजिन मात्र $380 का जिनके यहाँ इनकम है, कहां पर है ये, अफगानिस्तान में। स्ट्रगल्स ड्यू टू डिकेड्स ऑफ वॉर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड डैमेज्ड इकोनॉमी। सो प्रति व्यक्ति आय मात्र $380 के साथ अफगानिस्तान दशकों के युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था के कारण क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये बहुत ही यू कैन से दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन एवर कि अभी तक अफगानिस्तान में सन ईयर जो है आफ्टर 2000 उसके बाद आप क्या देखेंगे कि ये कंडीशन यहाँ पर क्या है, बना ही हुआ है जो अभी तक नहीं सुधर पाया है। ओके। और पॉलिटिकल अनस्टेबल अगर कहीं भी कोई भी कंट्री अगर है जहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अगर बनी हुई है तो वहां पर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच सकते कि वहां डेवलपमेंट होगा। तो ये प्रॉब्लम अफगानिस्तानी का मूल कारण हम देख सकते हैं यहाँ पे। अंगोला, although Angola earns from oil, the benefits have not reached the most of its people. Its economy depends too much on global oil prices and scores low in education, healthcare, keeping it on the LDC list. अगर ये कहा जाए कि अंगोला में कमाई नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, बिल्कुल है, तेल के ऊपर इनकी ज्यादा डिपेंडेंसी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी इनके यहाँ लोगों की पहुंच एजुकेशन तक नहीं हो पाई है। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, जैसे हेल्थ हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब बेसिक नीड्स है जहां पर किसी तरह की कोई जो है रीच नहीं हो पाई है, जिसके कारण अंगोला भी अभी भी क्या पिछड़ा हुआ है यहाँ पर। अब आते हैं नेक्स्ट जो है वो है बांग्लादेश। So basically Bangladesh is marking a strong progress, is set to leave the LDC group in November 2026. Until then it stays on the list to ensure a smooth shift to self-reliance while keeping the recent growth steady. यानी बांग्लादेश के बारे में अगर देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश जो है एलडीसी डिजर्व कर रहा है या एलडीसी में ही रहेगा, नहीं। बांग्लादेश ने अपने आप को मतलब पहले से काफी प्रोग्रेस किया है और उम्मीद है कि 2026 तक ये एलडीसी के ग्रुप से बाहर हो जाएगा। तब तक ये अपनी हालिया जो वृद्धि है उसको स्थिर रखते हुए ये सेल्फ डिपेंडेंसी की ओर बढ़ रहा है। इनफैक्ट लेकिन आप देखेंगे बांग्लादेश में भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आपको दिखाई दिया 2024 में, क्या वहां कंडीशन रहा। ठीक है, तो ये सब जो है प्रॉब्लम्स रहे हैं जिस भी देश में अगर इस तरह की कंडीशन आ रहे हैं। बेनिन इनकम से हैज क्रॉस द एलडीसी लिमिट एट $316, बट इट्स एजुकेशन एंड हेल्थ स्कोर रिमेन्स लो। द इकोनॉमी रिलाइज हेविली ऑन अ फ्यू जो है फार्म एक्सपोर्ट्स विच मेक्स इज वल्नरेबल टू प्राइस चेंजेस। देखिए बेनिन के बारे में अगर देखा जाए तो आय क्या है 1316 जो कि न्यूनतम आय सीमा को पार कर गई है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में इसका स्कोर अभी भी क्या है, कम है। अर्थव्यवस्था कुछ कृषि निर्यातों पर बहुत अधिक तक निर्भर है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में या जो कि बाजार में जिस तरह से दाम चेंज होते रहते हैं उसका इम्पैक्ट इस पे पड़ता है। तो अब देखिए मुद्दा ये नहीं कि ये कितने डॉलर में कितनी कमाई हो रही है, मुद्दा ये है कि अगर यहाँ पे अर्निंग अगर ठीक है तो लोगों का हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ये बेसिक नीड्स अपने आप ठीक हो जाती हैं। बट बेनिन में भी अभी भी हम क्या देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पर एज इट इज है। अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या है आपको, दैट इज बुर्किना फासो। अब यहाँ देखेंगे बुर्किना फासो विथ एन इनकम अबाउट $853 पर पर्सन, बुर्किना फासो फेसेस पॉलिटिकल अनरेस्ट, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स एंड क्लाइमेट चेंजिंग थ्रू ड्रॉट। एग्रीकल्चर इट्स मेन इंडस्ट्री बट इट्स फ्रेजाइल एंड स्लो टू ग्रो।
मतलब लगभग बुर्किना फासो में प्रति व्यक्ति जो आय है वो $853 का है। और यहाँ पर लेकिन राजनीतिक अशांति, जहां जहां मैंने बताया कि ये मेजर इश्यूज है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अगर है, यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड समस्याएं हैं, इन क्लाइमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर यहाँ का मेन उद्योग है लेकिन बहुत ही क्या है यहाँ पे फ्रेजाइल है और बहुत ही स्लो प्रोग्रेस है। अब आते हैं नेक्स्ट है बुरुंडी। बुरुंडी इज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड with weak education, health care, and almost economic variety. Political instability further slows down any progress. अब देख सकते हैं कि दुनिया के जो गरीब देशों में से एक कौन है, बुरुंडी है, जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें लगभग है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन और उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है जो कि इसके जो है कंडीशन को और क्या कर देता है, और वर्स्ट कर देता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि स्थिति क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, दैट इज कंबोडिया। हाँ जी, यहाँ देखेंगे कि व्हाट अबाउट द कंबोडिया, यहाँ देखेंगे। सो कंबोडिया इज ऑन ट्रैक टू लीव द एलडीसी कैटेगरी इन 2027. इट हैज इंप्रूव्ड बोथ इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट बट इट स्टिल रिमेन्स इन अ प्रिपरेशन फेज टू इंश्योर स्टेबिलिटी आफ्टर ग्रेजुएशन। मतलब कंबोडिया भी, जैसा आपने देखा कि बांग्लादेश भी 2026 में एलडीसी से मूव कर जाएगा, उसी तरह से कंबोडिया की भी स्थिति है। हालांकि मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं लेकिन अभी भी एलडीसी में है, बट समहाउ ये 2027 में शिफ्ट कर जाएंगे। Central African Republic, this country has income of about $473 per person and has been badly affected by years of conflict. It faces a major humanitarian crisis with very low health education level. जो कि मध्य अफ्रीकी राज्य जो है, यहाँ पर लोगों की जो इनकम है वो $473 है, और ये काफी समय से यहाँ पर ये क्या है, ये काफी प्रभावित है, जो कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। एजुकेशन और जो आप देखेंगे यहाँ पर हेल्थ जो है वो बिल्कुल ही क्या है, यहाँ पर ना के बराबर है। Chad earns mainly from oil and farming, but both are highly affected by global market changes, climate problems, political unrest continues to harm its development. यानी चार्ड में भी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये एग्रीकल्चर से इनकी कमाई होती है, लेकिन वैश्विक बाजार में जो बदलाव हो रहे हैं ये सब से इनको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहा है। कोमोरस के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर, तो मुख्यतः क्या है, चार्ड अर्न्स मेनली फ्रॉम ऑयल। ये कोमोरस में भी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, 1 सेकेंड, तो यहाँ भी हम क्या देखेंगे, यहाँ भी कुछ उसी तरह के प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर एग्रीकल्चर तो है यहाँ पे, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि कोमोरस में भी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ भी उसी तरह के प्रॉब्लम्स है कि यहाँ हेल्थ, एजुकेशन, ये सब यहाँ पर अभी भी ठीक नहीं हो पाए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपने देखा यहाँ पर कि एज पर द यूनाइटेड नेशंस, जो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू जो बताया गया, जो पैरामीटर्स दिया गया, तो इसमें हम 10 क्या देख रहे थे यहाँ पर, दिस इज ऑल अबाउट द 10 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें कि अफगानिस्तान, अंगोला, बांग्लादेश, बेनिन, बुर्किना फासो, बुरुंडी, कंबोडिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड और कोमोरस, ये क्या है आपको यहाँ पर इसमें आते हैं। और इसमें इनका क्या जो है पर पर्सन जो है कितना ये अर्निंग है, और अभी तक ये क्यों लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज में है, जैसा कि हमने बताया कि मोस्ट ऑफ में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, और उसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि लाइक यहाँ जो है बेस्ट एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है। सो बिकॉज वी कैन से कि इन सब के अभाव में जो है इन देशों की स्थिति एलडीसी में बनी हुई है। अगर ये सब चीजें जैसे ही ठीक होती हैं तो होपफुली कि ये भी एलडीसी से क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो ये था बच्चों आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट, जिसमें कि हमने बताया कि जो है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के बारे में हमने बात किया, फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात किया, और हमने 10 जो है मुख्य रूप से जो कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, हमने उसके बारे में बात किया। आशा करती हूँ कि आज का सेगमेंट आप सबको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से DIES के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।